रुचि डॉक्टर अमित के ठीक बाजू में बेड पर गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक सुकून सा नजर आ रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि अपने प्रेगनेंसी की खबर आने के बाद वो काफी रिलैक्स थी। हालांकि ऐसा होना डॉक्टर अमित और उनकी पत्नी रुचि के लिए काफी अच्छा था, क्योंकि बस एक बच्चे की ही कमी थी उनकी जिंदगी में। लेकिन फिर भी न जाने क्यों एक डर था जो डॉक्टर अमित के दिल में घर कर चुका था। उनकी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। वो लगातार रुचि के शांत चेहरे की तरफ देखे जा रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, क्या सब कुछ सच में ठीक है? कुछ कहीं गलत तो नहीं है? कल तक तो रुचि घर में आने से डर रही थी और आज अचानक शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। इतने बरसों बाद बच्चे के आने की खबर से शायद वो बहुत खुश है। मैं बेकार भी परेशान हो रहा हूँ यार। डॉक्टर अमित हल्के से मुस्कुरा दिए और फिर दूसरी तरफ करवट लेकर अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब डॉक्टर अमित की आंख खुली तो उन्हें अपने घर की रसोई में रुचि के गीत गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। बरसों के बाद डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी को इस तरह गाना गुनगुनाते हुए सुना था। डॉक्टर अमित थोड़े से हैरान थे। ठीक उसी वक्त डॉक्टर अमित का ध्यान उस गाने की तरफ गया और वो सरप्राइज हो गए। रुचि इस गांव की लोकल लैंग्वेज में कोई गाना गा रही थी, उस तरह का गाना जैसा उस गांव की औरतें गाया करती थी। डॉक्टर अमित एक बार फिर से डर गए। आखिर रुचि को हुआ क्या है? इस गांव की औरतों वाला गाना उसे कहां से आ गया? उसे तो यहाँ की भाषा तक बोलनी नहीं आती। डॉक्टर अमित जल्दी से अपने बेड से नीचे उतरे और आगे बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि अपने हाथ में चाय लिए रुचि उनके पास ही आ रही थी। उठ गए आप? मैंने आपके लिए चाय बना ली, चलिए अब साथ में बैठकर चाय पीते हैं। रुचि के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। अमित ने रुचि से पूछा, कौन सा गाना गुनगुना रही थी तुम? रुचि ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अमित के चेहरे की तरफ देखा और हैरान होकर पूछा, गाना? और मैं? कब? मैं तो कोई गाना नहीं गा रही थी। आप किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर अमित ने हंसते हुए कहा, क्यों मजाक कर रही हो यार? अभी जब मैं अंदर बेडरूम में था, किचन से तुम्हारे गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो गाना कुछ वैसा था जैसा गांव की औरतें गाती हैं, तो बस इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं रुचि, बताओ ना कौन सा गाना सीखा तुमने? रुचि ने हंसते हुए जवाब दिया, मजाक के मूड में है अमिताभ, आप जानते हैं ना मुझे गांव की लैंग्वेज तक नहीं आती है, गाना गाना तो बहुत दूर की बात है। क्या हुआ है आपको? डॉक्टर अमित ने रुचि से कहा, लेकिन अभी मैंने सुना तुम लोकल लैंग्वेज में गाना गा रही थी। डॉक्टर अमित की बात सुनकर रुचि जोर जोर से हंसने लगी और फिर चाय का कप डॉक्टर अमित की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अमित हो सकता है आपको बाहर से आवाज आ रही होगी, कोई औरत बाहर से गाना गुनगुनाते हुए निकली होगी, आपको लगा होगा कि मैं गा रही हूँ। डॉक्टर अमित ने धीरे से पूछा, लेकिन रुचि ने डॉक्टर अमित की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अब ये सब बात छोड़िए और चाय पर ध्यान दीजिए, कितनी अच्छी चाय बनाई है मैंने आपके लिए। डॉक्टर अमित ने उस बात को वहीं खत्म कर दिया और चाय का कप अपने हाथों में लेकर चाय पीना शुरू किया। लेकिन जैसे ही चाय का पहला घूंट डॉक्टर अमित के गले से उतरा, एक झटके से उन्होंने चाय के कप को टेबल पर रख दिया और अपनी जगह से उठकर वॉश बेसिन में जाकर वे कुल्ले करने लगे। रुचि परेशान होते हुए डॉक्टर अमित के चेहरे की तरफ देख रही थी। क्या हुआ अचानक आपको? सब ठीक है ना? डॉक्टर अमित ने परेशान होते हुए जवाब दिया, ये क्या रुचि, तुमने चाय में चीनी की जगह इतना सारा नमक डाल दिया, जरा पीकर देखो से, पूरी चाय कड़वी लग रही है। रुचि परेशान होकर चाय के कप की तरफ देख रही थी। उसने चाय का कप अपनी तरफ उठाया और चाय पीते हुए अमित से कहा, ऐसा तो कुछ नहीं अमित, चाय तो बिल्कुल ठीक है, ये देखिए मैं तो आपके सामने पी रही हूँ। डॉक्टर अमित लौटकर रुचि के पास आए और बड़े आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहे थे। रुचि उस चाय को बड़े आराम से पी रही थी, जिससे सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन रुचि, मेरी चाय तो, इसमें बहुत सारा नमक है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? रुचि ने डॉक्टर अमित की कोई बात का जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बस अपने कप से चाय पी रही थी। इससे पहले कि डॉक्टर अमित कुछ और कहते, उनके मोबाइल पर हॉस्पिटल के नंबर से फोन आने लगा। डॉक्टर अमित ने फोन उठाया। हेलो, हाँ क्या? अच्छा, ओके ठीक है, मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता हूं, तुम पेशेंट को एडमिट करो। डॉक्टर अमित ने फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद एक बार फिर से रुचि को कहा, कोई जवाब तो दो रुचि, तुमसे बात कर रहा हूं। रुचि ने मुस्कुराते हुए अमित की बात का जवाब दिया, अमित चाय बिल्कुल ठीक है यार, देखो मैंने अपनी पूरी चाय खत्म कर दी है, मुझे तो इसमें कोई नमक जैसा टेस्ट नहीं आया। डॉक्टर अमित को इस वक्त अपनी पत्नी को कुछ भी बात समझाना सही नहीं लग रहा था, लेकिन वह बस इतना समझ चुके थे कि कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा जो अभी तक उनकी समझ से बाहर था।
वह मनी मन डिसाइड कर चुके थे कि इन सारी बातों के पीछे वजह जानकर रहेंगे। लेकिन इस वक्त डॉक्टर अमित का हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल से फोन आया था कि एक पेशेंट की हालत काफी सीरियस थी और डॉक्टर अमित को जाकर उस पेशेंट का ऑपरेशन करना था। रुचि, मुझे हॉस्पिटल निकलना होगा, ब्रेकफास्ट मत बनाना, मैं शाम को जल्दी घर लौट आऊंगा। रुचि चाय की ट्रे उठाकर रसोई की तरफ जा चुकी थी और वहां से उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं अमित, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है, आज आपको इतनी जल्दी हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर अमित तैयार होने के लिए कमरे में वापस जा चुके थे। उन्होंने रुचि को कहा, बस एक अर्जेंट कॉल आया रुचि, मुझे जाना होगा। अच्छा देखो, तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना, मुझे तुम्हें भी चेकअप करने के लिए लेकर जाना है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर अमित तैयार होकर अपने घर से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े थे। डॉक्टर अमित का पूरा ध्यान अभी अपनी पत्नी के बदले हुए बिहेवियर पर था। डॉक्टर अमित की गाड़ी अभी हॉस्पिटल के अंदर एंटर होने वाली ही थी कि ठीक तभी हॉस्पिटल के बाहर वाले दरवाजे के पास उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ विजय को लक्ष्मी से बात करते हुए देखा। ये देखकर डॉक्टर अमित को कुछ समझ नहीं आया, वह दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और लक्ष्मी यहाँ पर क्या कर रही थी। मुझे विजय से पूछना चाहिए, लेकिन अभी वो पेशेंट, मैं विजय से बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर अमित ने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पार्क की और फिर तेज कदमों से चलकर अंदर पहुंच गए। वहां पर नर्स उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। सर, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, उस पेशेंट की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर अमित ने पूछा, तुमने उसे ड्रिप तो लगा दी है ना, मैंने फोन पर कहा था। डॉक्टर अमित तेज कदमों से चलकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहे थे और नर्स उनके पीछे पीछे चल रही थी। जी सर, जैसा आपने कहा मैंने ठीक वैसा ही किया। सर, जो लेडी पेशेंट अभी एडमिट हुई है ना, वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर अमित ने पलटकर नर्स की तरफ देखा। ठीक है, क्या मतलब है, अभी क्या हुआ उसे? नर्स ने धीमी आवाज में जवाब दिया, सर ऐसा लगता है जैसे उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, पॉइजन जैसा मामला लगता है। नर्स की बात सुनकर डॉक्टर अमित ने परेशान होते हुए कहा, ओके ओके, मैं जाकर देखता हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर अमित ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। वो इस औरत का ऑपरेशन कर चुके थे। बाहर आने के बाद डॉक्टर अमित का सामना उस औरत के घर वालों से हुआ जो उस गांव के ही रहने वाले थे। डॉक्टर अमित ने उन लोगों से पूछा, क्या हुआ है और प्रेगनेंसी की हालत में जहर इसके पेट में कैसे पहुंचा? एक बुजुर्ग औरत जो शायद उसकी सास थी, लंबा घूंघट ओढ़े हुए, उसने अपने हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर अमित से कहा, अरे डॉक्टर साहब, हमारी बहू पेट से थी, पहले ही 3 छुरियां पैदा कर चुकी है, लगता है इस बार डर की वजह से जहर खा लिया है। अमित को उस बुजुर्ग औरत की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने समझाते हुए कहा, आपको तो ध्यान रखना चाहिए था ना, आपकी बहू है। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसको, ये बच्चे को नहीं बचा सके। उस औरत के पास खड़े बुजुर्ग आदमी ने डॉक्टर अमित की बात का जवाब दिया, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, बहू तो है ही मनुष्य, एक छोरा तक पैदा ना कर सकी। डॉक्टर अमित को उनकी बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे पहले ही रुचि की तबीयत को लेकर काफी परेशान थे और इसीलिए उन लोगों की बात को इग्नोर करके वे अपने काम में बिजी हो गए। उस दिन हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही काम था और डॉक्टर अमित को पूरा दिन रुचि से बात करने की या घर जल्दी जाने की फुर्सत ही नहीं मिली। रात के 8 बज चुके थे। डॉक्टर अमित अपने घर के करीब पहुंच चुके थे। वे मनी मन सोच रहे थे, आज तो रुचि बहुत नाराज होगी, उसको मैंने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन मुझे तो देर हो गई है। डॉक्टर अमित ने अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी पार्क की और फिर जैसे ही वो अपने घर के बाहर बने बड़े से आंगन में पहुंचे, डर और हैरानी से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके आंगन में ठीक बीचों बीच जो नीम का पेड़ था, उसके नीचे एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और पूरी तरह खुले हुए थे। उसके हाथ खून में सने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जानवर का मांस खा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर का शिकार करके खाता है। उस औरत का चेहरा अंधेरे की वजह से डॉक्टर अमित को साफ नजर नहीं आ रहा था। डर के मारे डॉक्टर अमित की नसों में जैसे खून जम गया। इससे पहले कि वह कोई हरकत करते, एक बेहद डरावनी और मर्दानी आवाज उनके कानों से टकराई। थारा इंतजार कर रही थी मैं, आजा, जल्दी आजा, अपने घर आने में कैसा डरना। जोर जोर से चीखने और हंसने की आवाजों से डॉक्टर अमित के घर का वो आंगन गूंज उठा था। अगली सुबह कपासनी गांव में सूरज निकला और सुबह की पहली किरण के साथ ही लक्ष्मी दूध देने के लिए डॉक्टर अमित के घर पहुंची। लेकिन फिर अगले ही पल पूरा मोहल्ला लक्ष्मी के जोर जोर से चीखने की आवाज से जाग गया। हे भगवान, पूरा आंगन खून से भरा पड़ा है। वो डॉक्टर साहब देखो, नीम के पेड़ पर लटके पड़े हैं। डॉक्टर साहब ने खुदकुशी क्यों कर ली? लक्ष्मी जोर जोर से चिल्लाकर बस यही कही जा रही थी।
आसपास के घरों से निकलकर लोग बाहर आ चुके थे। सब लोगों की नजरें अमित के घर के बीचों बीच नीम के पेड़ की तरफ थी, जहां पर उनकी लाश लटकी हुई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर ये किसने किया होगा? डॉक्टर साहब ने खुदकुशी क्यों कर ली? अरे अरे, उनकी पत्नी कहाँ गई? शाम को तो देखा ही था मैंने। जितने भी लोग वहां खड़े हुए थे वो सब सामने की सीन को देखकर बुरी तरह से दहशत में आ गए थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। लक्ष्मी ने घबराई हुई आवाज में चारों तरफ देखा और फिर पास में खड़े एक आदमी से कहा, डॉक्टर साहब की मैडम जी भी तो यहीं थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, उनको भी तो कुछ ना हो गया? डॉक्टर अमित का पूरा आंगन खून से भरा पड़ा था। जगह जगह बिखरे हुए मांस के टुकड़े और हड्डियां देखकर लगता था जैसे वहां पर किसी जानवर ने किसी के जिस्म को पूरी तरह से नोच लिया था। यह देखकर गांव में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे डॉक्टर अमित के घर के अंदर पैर भी रख सके। लेकिन डॉक्टर की डेड बॉडी बिल्कुल साफ थी, उस पर चोट का कोई निशान नहीं था। लेकिन यह सच था कि डॉक्टर अमित मर चुके थे। पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ था। डॉक्टर अमित की पत्नी रुचि का कोई अता पता नहीं था। घर वालों को खबर कर दी गई थी, लेकिन डॉक्टर अमित के घर वालों को भी डॉक्टर अमित की डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। गांव में हुए उस हादसे के पीछे लोग दबी आवाज में बात कर रहे थे। लक्ष्मी एक औरत से कह रही थी, मारे को तो यह डायन का काम लगता है। मैडम जी को समझाया था, आंधी चले तो छत पे ना जाया करो, एक तो सुनी होती हमारी। गांव की उस दूसरी औरत ने भी दबी हुई आवाज में जवाब दिया, अरे डॉक्टर साहब की मैडम जी बांझ थी, मारे को तो लगे है वह चुड़ैल खा गई उनको। डायन का कोई भरोसा ना, वह किसी को भी खा सके। पर यह डॉक्टर ना पढ़ा लिखा समझा था खुद को, इसलिए उसका शिकार हो गए दोनों। डॉक्टर अमित और रुचि के साथ हुए उस हादसे के बाद गांव की हर एक रात काली रात में तब्दील हो चुकी थी। हर रात गांव में एक वीरान सा सन्नाटा पसर जाता था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने घर के बाहर एक कदम भी रख सके। डॉक्टर अमित के साथ हुए हादसे से पहले गांव के लोग अपने गांव पर किसी काले साए के होने की बात पर भरोसा करते थे, लेकिन डॉक्टर अमित की मौत और रुचि के अचानक गायब हो जाने से उनके भरोसे को और भी पक्का कर दिया था। डॉक्टर अमित और रुचि के साथ हुए हादसे को कुछ दिन बीत चुके थे। गांव में आंधियां पहले की तरह ही चलती थी, लेकिन बस फर्क इतना था कि गलती से भी गांव का कोई भी इंसान आंधियों में अपने घर की खिड़की खुली तक भी नहीं रखता था। गांव के लोगों ने इस बात को मान लिया था कि एक डायन इन काली अंधेरी रातों में उस गांव की गलियों में घुमा करती है। गांव के अस्पताल में कोई नया डॉक्टर आने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब गांव के अस्पताल में किसी नए डॉक्टर के आने की खबर फैली तो लोगों के दिलों में थोड़ी तसल्ली आई। दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर कुणाल शर्मा को कपासनी गांव के अस्पताल में ज्वाइन करने के ऑर्डर मिल चुके थे। डॉक्टर अमित डॉक्टर कुणाल के सीनियर थे। जब डॉक्टर अमित की मौत की खबर डॉक्टर कुणाल के पास पहुंची तो कुणाल को विश्वास नहीं हुआ। दिल्ली में अपने घर कुणाल अपनी पत्नी रिद्धिमा के साथ बातें कर रहे थे। अमित सर कॉलेज में मेरे सीनियर थे, उनके साथ अचानक ही जो कुछ भी हुआ मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। रिद्धिमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने पति कुणाल के चेहरे की तरफ देखा। इट्स ओके कुणाल, हुआ होगा कोई एक्सीडेंट। गांव के लोग तो छोटी सी बात बस अंधविश्वास से जोड़ करके रख देते हैं यार। कुणाल ने कुछ सोचते हुए रिद्धिमा से पूछा, लेकिन रिद्धिमा उनकी पत्नी गायब है यार, उस रात के बाद उसका कोई अता पता नहीं है। ठीक उसी वक्त कुणाल की माँ अंबिका ने कुणाल और रिद्धिमा के कमरे में कदम रखा। देखो कुणाल, जब से तुम्हारे जोधपुर वाले गांव में जाने की खबर सुनी है ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम साफ मना कर दो। कुणाल अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए उनको समझाने लगा, मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या ऐसा करने के लिए आपने मुझे डॉक्टर बनाया? ये मेरा काम है, मुझे जाना होगा मम्मी। अंबिका जी के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। लेकिन कुणाल, मुझे डर लग रहा है बेटा, तुम्हारी सीनियर डॉक्टर अमित और उनकी पत्नी के साथ जो कुछ हुआ वो। कुणाल और रिद्धिमा दोनों ही अंबिका जी को समझा रहे थे। रिद्धिमा ने उनके करीब आकर बड़े ही प्यार से कहा, माँ डॉक्टर अमित के साथ जो कुछ भी हुआ वो हादसा था। गांव के लोगों ने उसे अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया है। मैं भी नहीं चाहती कि कुणाल वहां पर जाए, लेकिन जॉब का मैटर है, हम क्या कर सकते हैं मम्मी। अंबिका जी ने परेशान होते हुए जवाब दिया, रिद्धिमा तुम समझती नहीं हो, इस तरह की बातें सुनने के बाद में अपने बेटे को कैसे जाने दे सकती हूँ। और फिर इस वक्त तुम। कुणाल ने अपनी माँ को बीच में ही रोकते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं रिद्धिमा को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। वह यहीं रहेगी दिल्ली में आप लोगों के साथ। जब मुझे सब कुछ ठीक लगेगा तब मैं रिद्धिमा को, और वैसे भी इस वक्त उसकी हालत वहां जाने लायक है भी नहीं। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदल से गए थे।
उसे देखकर लग रहा था जैसे वह कुणाल की बात से सहमत नहीं थी, लेकिन उस वक्त अंबिका जी के वहां होने की वजह से रिद्धिमा ने कुणाल से कुछ भी नहीं कहा। कुछ ही देर बाद जब अंबिका जी कुणाल के कमरे से बाहर चली गई तो रिद्धिमा ने हल्की सी नाराजगी के साथ कुणाल से पूछा, क्या कह रहे हो आप? मैं आपके साथ नहीं जा सकती? मतलब मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी यार, मुझे आपके साथ रहना है। कुणाल ने बड़े प्यार से रिद्धिमा का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और फिर समझाया, हमारी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है मैडम। आप दिल्ली की रहने वाली हैं, उस गांव में जाकर क्या करोगी? आपको नहीं लगता वहां जाकर बोर होने के अलावा कोई काम नहीं होगा? कुणाल जानता था कि रिद्धिमा के लिए एक छोटे से गांव में जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल हो सकता है और इसीलिए कुणाल रिद्धिमा को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन रिद्धिमा जिद पकड़ कर बैठी थी। कुणाल, मुझे तुम्हारे साथ चलना है, अब तुम कहीं भी रहो, शादी की है ना मैंने तुमसे, तो बस जहां तुम वहां मैं। इससे पहले कि रिद्धिमा और कुणाल के बीच बात कुछ और आगे बढ़ती, कुणाल के फोन पर अचानक से किसी का फोन आया। कुणाल ने रिद्धिमा को चुप करने का इशारा करते हुए कहा, मेरे डिपार्टमेंट से कॉल है, लगता है ज्वाइनिंग को लेकर के कुछ बात करनी होगी। और इतना कहकर कुणाल ने फोन रिसीव किया। हेलो जी, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह देख लेंगे। नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा, ठीक है, थैंक यू। कुणाल के फोन डिस्कनेक्ट करते ही रिद्धिमा ने उससे सवाल किया, किसका फोन था और क्या देखने की बात कर रहे थे आप? कुणाल ने बड़ी लापरवाही के साथ रिद्धिमा की बात का जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, वो डॉक्टर अमित के साथ उस मेडिकल क्वार्टर्स में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद से वहाँ क्वार्टर बंद पड़े हैं। बस हॉस्पिटल वाले पूछ रहे थे कि मैं वहाँ रहना पसंद करूंगा क्वार्टर्स में या फिर किसी दूसरे घर में, तो मैंने कह दिया कि मैं खुद देख लूंगा यार। रिद्धिमा कुणाल को इस बात के लिए मनाना चाहती थी कि वह उसे अपने साथ कपासनी गाँव में लेकर जाए, और इसलिए रिद्धिमा ने एक बार फिर से कोशिश की, कुणाल प्लीज माँ से बात करिए ना, मुझे आपके साथ चलना है, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। लेकिन कुणाल भी रिद्धिमा को छोटे से गांव में ले जाने के लिए तैयार नहीं था। रिद्धिमा प्लीज समझने की कोशिश करो यार, अभी तुम्हारी जो हालत है उसमें मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूं। रिद्धिमा कुणाल की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कुणाल, ऐसी भी क्या हालत है यार, प्रेग्नेंट तो सब होते हैं ना, वैसे भी अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, अभी कौन सा मेरी डिलीवरी होने वाली है यार। कुणाल ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी रिद्धिमा की तरफ देखा और फिर बड़े प्यार से कहा, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकता यार, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन रिद्धिमा किसी भी हालत में कुणाल की बात मानने को तैयार नहीं थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस आपके साथ चलना है कुणाल, आप मेरे हस्बैंड है, मुझे आपके साथ रहना है। कुणाल ने अपनी पत्नी की जिद के आगे हार मान ली थी, लेकिन एक आखिरी बार कुणाल ने रिद्धिमा के सामने अपनी बात रखी, अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए माँ से बात करनी होगी, अगर मम्मी परमिशन दे देती है तो। इस बार रिद्धिमा ने नाराज होते हुए कहा, बस आपकी यही बात मुझे पसंद नहीं। कुणाल, जरूरी है क्या हर बात में मम्मी की परमिशन लेना? मैंने कह दिया है और जो कह दिया है वो होगा, मुझे आपके साथ चलना है। कुणाल समझ चुका था कि अब रिद्धिमा किसी भी हालत में दिल्ली नहीं रहने वाली है। अगर उसने कुणाल के साथ गांव जाने की जिद कर ली थी तो वह बस पूरी करके ही रहने वाली थी, लेकिन इस बारे में कुणाल को अपनी माँ को बताना बेहद जरूरी था, और इसीलिए अगली सुबह चाय के वक्त कुणाल अपनी माँ अंबिका के पास पहुंचा। अंबिका जी उस वक्त अपने कमरे की बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। अपने बेटे को देखकर अंबिका जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुड मॉर्निंग बेटा, रिद्धिमा कहाँ है? अभी तक सोकर नहीं उठी? कोई बात नहीं, उसे ऐसी हालत में आराम करना चाहिए। अंबिका जी कुणाल के चेहरे को देखकर समझ गई थी कुणाल उनसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ कहना चाहते हो? कुणाल ने धीरे से जवाब दिया, हाँ मम्मी, वो रिद्धिमा मेरे साथ जाने की जिद कर रही है। देखिए ना, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अंबिका जी ने अपने हाथ के इशारे से कुणाल को चुप रहने का इशारा किया और फिर हंसते हुए कहा, देखो बेटा, मैं अच्छी तरह समझती हूँ, मैं तो बस रिद्धिमा को यहाँ इसलिए रोकना चाहती थी कि वह 3 महीने प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में छोटे से गाँव में उसकी केयर कैसे हो पाएगी। कुणाल ने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ पकड़ा और फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि रिद्धिमा यहाँ आप लोगों के साथ रहे, इतना बड़ा शहर है, सारी फैसिलिटीज है, पर वहाँ मैं कैसे उसे। कुणाल को लगा था कि शायद उसकी बात सुनकर अंबिका जी नाराज हो जाएगी या फिर रिद्धिमा को ले जाने से साफ मना कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ सोचते हुए अंबिका जी ने कुणाल से कहा, एक काम करो, रिद्धिमा को अपने साथ लेकर जाओ, कुछ दिनों की बात है, जब उसे लगेगा कि वहां पर वो खुश नहीं है तो अपने आप दिल्ली आने के लिए कहेगी। अगर हमने उसे नहीं जाने दिया तो पता नहीं क्या क्या सोचेगी। कुणाल भी अपनी माँ की बात से सहमत था। उसे लगा कि शायद जो अंबिका जी कह रही थी वह सही है, क्योंकि जबरदस्ती रिद्धिमा को वहां पर छोड़कर जाने का मतलब था उसे नाराज कर देना।
और कुणाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी तो वह रिद्धिमा को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं देख सकता था। कुणाल ने मुस्कुराते हुए अपनी मां अंबिका जी से कहा, थैंक यू मॉम, वरना मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि रिद्धिमा को कैसे समझाऊं। जब कुणाल ने रिद्धिमा को जाकर बताया कि वह उसके साथ कपासनी जा रही है तो रिद्धिमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुश होते हुए रिद्धिमा ने कुणाल के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए प्यार से कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर हस्बैंड। आपको पता नहीं, मैंने आज तक इतने छोटे गांव को कभी देखा नहीं है। आई एम सो एक्साइटेड कुणाल, कितना मजा आएगा। लेकिन कुणाल को मन ही मन हंसी आ रही थी। वो जानता था कि दिल्ली के मॉडर्न माहौल में रहने वाली रिद्धिमा उस गांव में किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाएगी और कुछ ही दिनों में खुद वापस आने के लिए कहेगी। इसलिए कुणाल ने हंसते हुए जवाब दिया, चलो तो सही, जाकर ही पता चलेगा गांव में रहना एक्साइटेड होने वाला है या फिर बोरिंग। कुणाल गांव जाने की तैयारी में पूरी तरह से बिजी हो चुका था और रिद्धिमा की जिद के चलते उसे रिद्धिमा को भी साथ अपने लेकर जाना पड़ रहा था। 2 दिन बाद सुबह आखिर वो वक्त आ गया जब कुणाल अपने घर से रिद्धिमा के साथ जोधपुर जाने के लिए निकलने वाला था। अंबिका जी के चेहरे पर डर और चिंता नजर आ रही थी। कुणाल, रिद्धिमा, देखो बेटा, तुम लोग अपना ख्याल रखना, और रिद्धिमा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ से जोधपुर तक हम ट्रेन से जाएंगे और फिर वहां से टैक्सी, मुझे ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंबिका जी ने चिंता जताते हुए जवाब दिया, बात ट्रैवलिंग की नहीं है रिद्धिमा, तुम्हारी तबीयत की है। तुम प्रेग्नेंट हो और वहाँ गाँव में फैसिलिटीज बहुत कम है। अपनी सास की बात सुनकर रिद्धिमा ने उन्हें तसल्ली देते हुए जवाब दिया, माँ, कुणाल डॉक्टर हैं, वे सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे, और अगर मुझे लगा कि कुछ भी ठीक नहीं है तो पक्का मैं वापस आऊंगी। आई प्रॉमिस यू माँ। कुणाल ने भी अपनी माँ को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, रिद्धिमा को एक बार मेरे साथ आने दीजिए, अगर हमें कुछ भी सही नहीं लगेगा तो मैं खुद उसे यहाँ छोड़ने आ जाऊंगा। अंबिका जी अपनी आंखों में आंसुओं को छुपाने की कोशिश की। रिद्धिमा और कुणाल की टैक्सी पहुंच चुकी थी। रिद्धिमा और कुणाल अपनी टैक्सी में बैठकर अपने घर से निकलने वाले ही थे। ठीक उसी वक्त गाड़ी के ठीक सामने से काली बिल्ली तेज स्पीड से निकल गई। ये देखकर अंबिका जी का दिल घबरा गया। रुक जाओ तुम दोनों, ये कैसा अपशुगन है? ये बिल्ली अचानक कहां से आ गई? ड्राइवर रोको। अंबिका जी के कहते ही ड्राइवर ने स्टार्ट की हुई गाड़ी को फिर से बंद कर दिया। लेकिन अंबिका जी को इस तरह देखकर कुणाल हंसने लगा। क्या माँ, आप भी यार इस तरह के अंधविश्वास में भरोसा रखती हो? बिल्ली जानवर निकल गई होगी। अंबिका जी ने घबराते हुए कुणाल का हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त, ऐसा कुछ होना, तुम 5 मिनट रुक जाओ ना प्लीज। रिद्धिमा ने कुणाल की तरफ देखा और फिर कहा, कोई बात नहीं कुणाल, हम रुक जाते हैं, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा, वैसे भी अभी ट्रेन के आने में काफी टाइम है। रिद्धिमा और कुणाल अंबिका जी के कहने पर रुक गए, लेकिन 5 मिनट के बाद उन्होंने अंबिका जी से जाने के लिए परमिशन मांगी। माँ, काफी देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। अंबिका जी ने घबराते हुए अपने बहू और बेटे कुणाल और रिद्धिमा को जाने की परमिशन दे दी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और कुणाल की टैक्सी घर के बाहर से चली गई। अंबिका जी उन दोनों को विदा करके घर के अंदर आने लगी, लेकिन तभी अचानक से उनका ध्यान किसी चीज पर गया और उन्होंने पलटकर वहां देखा जहां पर कुछ देर पहले कुणाल की टैक्सी खड़ी हुई थी। अंबिका जी ने जैसे पलटकर देखा, उनके हाथ पैर कांपने लगे। जिस जगह पर कुछ देर पहले कुणाल की टैक्सी खड़ी हुई थी, वहां पर कोई छोटा सा जानवर गाड़ी के नीचे कुचला गया था और इस वजह से वहां पर खून ही खून हो गया था। अंबिका जी पूरी तरह घबरा गई थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? कहीं कोई इशारा तो नहीं किसी अनहोनी का? अचानक से गाड़ी के नीचे जानवर कहां से आ गया? आखिर क्या है ये? अंबिका जी ने उस जानवर को देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मांस के छोटे छोटे टुकड़े और खून। अंबिका जी इतना ही समझ पाई थी, लेकिन वे बहुत डर चुकी थी। अंबिका जी जानती थी कि इस वक्त कुणाल को फोन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह अपनी माँ की कोई बात मानने वाला नहीं था। और अंबिका जी नहीं चाहती थी कि घर से जाते वक्त उनके बेटे या बहू किसी का भी मन खराब हो जाए। इसलिए वह चुपचाप अपने घर के अंदर आकर भगवान के आगे खड़े होकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे बहू और बेटे की रक्षा करना। मेरे मन में एक अजीब सा डर है, काली बिल्ली का आना, इस जानवर का गाड़ी के नीचे कुचल जाना। उधर दूसरी तरफ कुणाल और रिद्धिमा अपनी ट्रेन पकड़कर जोधपुर पहुंच चुके थे। जोधपुर पहुंचने के बाद उन दोनों ने एक टैक्सी बुक की और गांव की तरफ निकल पड़े। रेगिस्तानी रास्ता था, लेकिन वो सब रिद्धिमा को काफी अच्छा लग रहा था। रिद्धिमा ने कुणाल का हाथ पकड़ा और खुश होते हुए कहा कि दुनिया कितनी अलग है ना कुणाल। हमारे दिल्ली शहर में चारों तरफ बस भीड़ भाड़, ट्रैफिक, शोर शराबा, बस यही सब नजर आता है, लेकिन यहाँ कितना सुकून है। रिद्धिमा की बात सुनकर कुणाल हंसने लगा।
अब यह तो वक्त ही बताएगा कि यहाँ कितना सुकून है या फिर। कुणाल और रिद्धिमा की टैक्सी गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। गांव से 1 किलोमीटर पहले अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। कुणाल ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर के इस तरह अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा देने से कुणाल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रिद्धिमा प्रेग्नेंट थी और उन दोनों को जोर का झटका लगा था। कुणाल ने ड्राइवर को डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है? मैंने आपको बोला था ना कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, आपने तो अचानक से इस तरह से ब्रेक लगा दिया। लेकिन ड्राइवर की तरफ से कुछ सेकंड के लिए कुणाल को कोई जवाब नहीं मिला। कुणाल ने ध्यान से देखा, ड्राइवर के चेहरे पर डर के एक्सप्रेशंस थे। वह अपने रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। यह देखकर कुणाल को कुछ शक हुआ। ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? आप ठीक है ना? ड्राइवर ने घबराती हुई आवाज में जवाब दिया, साहब माफ कर देना साहब, लेकिन वो गाड़ी के सामने अचानक से कोई औरत आ गई थी। कुणाल ने आश्चर्य से पूछा, औरत आ गई थी? लेकिन मैंने तो किसी को नहीं देखा। ड्राइवर बुरी तरह से कांप रहा था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। साहब मुझे लगता है कोई औरत हमारी गाड़ी के नीचे आ गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब, मैं नीचे उतर कर नहीं देख सकता। लेकिन कुणाल को ड्राइवर की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था, क्योंकि जिस वक्त ड्राइवर ने गाड़ी के ब्रेक लगाए थे, कुणाल भी बाहर की तरफ देख रहा था और उसने फिर से ड्राइवर को समझाने की कोशिश की। आप घबराइए मत, मुझे अच्छी तरह से बताइए, गाड़ी के सामने कोई नहीं आया था, शायद आपको कुछ हुआ है। 1 मिनट रुकिए, मैं जरा बाहर चेक करता हूँ। लेकिन रिद्धिमा ड्राइवर की बात सुनकर घबरा गई थी। रिद्धिमा ने कुणाल का हाथ कसकर पकड़ लिया था और डरते हुए कहा, कुणाल वैसे तो मैंने भी गाड़ी के सामने किसी को आते हुए नहीं देखा, लेकिन कोई हुआ तो? कुणाल समझ गया था कि रिद्धिमा ड्राइवर की बातें सुनकर डर गई है और इसलिए उसने रिद्धिमा से कहा, पागल हो क्या तुम? अगर कोई औरत गाड़ी के सामने आती तो क्या आवाज नहीं होती? मुझे लगता है ड्राइवर को कोई कंफ्यूजन हुआ है, मैं चेक करता हूँ। कुणाल गाड़ी के नीचे उतरा और उसने गाड़ी के चारों तरफ अच्छी तरह घूमकर देखा। वहां पर कोई नहीं था। कुणाल ने गाड़ी के बाहर से ही ड्राइवर को बाहर आने का इशारा किया। ड्राइवर अभी तक डरा हुआ था। डरते हुए ही वो गाड़ी के नीचे उतरा। क्या हुआ साहब, सब ठीक है ना? कुणाल ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, देखो खुद अपनी आंखों से देखो, क्या तुम्हें दूर दूर तक कोई औरत नजर आ रही है यहाँ पर? लेकिन ड्राइवर कुणाल की बात मानने को तैयार नहीं था। साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक औरत बहुत तेजी से दौड़ती हुई आई और बिल्कुल ठीक हमारी गाड़ी के बोनट के करीब टकरा गई हमारी गाड़ी से। रिद्धिमा भी कार से उतरकर बाहर आ गई थी। काफी देर तक ट्रेवल करने की वजह से रिद्धिमा थक गई थी। उसने भी ड्राइवर को समझाने की कोशिश की, अरे ड्राइवर भैया, कुणाल कह रहे हैं ना यहाँ पर कोई नहीं है, और अगर कोई औरत होती तो क्या अचानक से गायब हो जाती? देखिए कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। अब तक ड्राइवर का डर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वह आंखें फाड़ फाड़ कर उस सूने रेगिस्तान वाली सड़क को देखे जा रहा था। दूर दूर तक इंसान तो क्या, किसी पेड़ पौधे का भी नामो निशान नहीं था। जोधपुर के आसपास का यह रेगिस्तानी इलाका काफी वीरान और सुनसान था। ड्राइवर गाड़ी के अंदर से पानी की बोतल लेकर आया और उसने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक घूंट पानी पी लिया था। कुणाल ने भी ड्राइवर को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने के लिए कहा। रिद्धिमा ने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई और फिर कुणाल से कहा, कितनी वीरान जगह है कुणाल, यहाँ पर कितना सन्नाटा है, लेकिन एक अजीब सा सुकून है दिल्ली के शोर शराबे से। रिद्धिमा की बात सुनकर कुणाल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैडम 1-2 दिन अच्छा लगता है सन्नाटा, उसके बाद तुम खुद बोर होने वाली हो। रिद्धिमा अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई और अपने हाथों से हवा में लहराते हुए कहा, मिस्टर कुणाल शर्मा, मुझे सुकून बहुत पसंद है। ऐसी शांत जगह पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बोर हो जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिद्धिमा की बात सुनकर कुणाल को हंसी आ गई। रिद्धिमा ने कुणाल से एक सवाल पूछा, कुणाल क्या रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं होता? देखो ना, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जवाब में कुणाल ने इशारों से रिद्धिमा को अपने पीछे की तरफ देखने के लिए कहा। रिद्धिमा ने पहले अपने आंखों से इशारा करके पूछा, क्या हुआ? कुणाल ने जवाब दिया, जरा पलट कर देखो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुणाल के कहने पर रिद्धिमा ने जैसे ही पलट कर देखा, सड़क के किनारे से कुछ कदम की दूरी पर उसे एक खिजड़ी का पेड़ नजर आया। रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, एक लौता ही सही, लेकिन रेगिस्तान में कोई तो पेड़ है। रिद्धिमा की बात सुनकर ड्राइवर को हंसी आ रही थी और उसने रिद्धिमा को बताया, मैडम जी, रेगिस्तान में ऐसे पेड़ होते हैं और वो भी बहुत दूर दूर। रिद्धिमा ने हंसते हुए पूछा, लेकिन यहाँ तो बहुत दूर तक सिर्फ एक ही पेड़ नजर आ रहा है और उसके ऊपर ये चुनरी कैसी? यहाँ इतने वीरान इस पेड़ पे चुनरी कौन पहना गया?
इतना कहकर रिद्धिमा जोर जोर से हंसने लगी। ड्राइवर भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। ड्राइवर ने रिद्धिमा का सवाल का जवाब दिया, अरे मैडम जी, गांव के लोग हैं, कोई मन्नत मांगी होगी किसी ने, बांध गया होगा कोई यहाँ पर आकर के। गांव के लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए ऐसा अक्सर करते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो खोल कर ले जाते हैं। रिद्धिमा के लिए सारी कहानियां और ये सारा माहौल बिल्कुल नया था, बिल्कुल अलग। न जाने क्या सोचकर रिद्धिमा के कदम उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। कुणाल ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? रिद्धिमा ने जवाब दिया, आप जानते हो ना, मुझे नेचर की हर चीज पसंद है, जरा पास जाकर देखूं तो सही, आखिर खिजड़ी का पेड़ होता कैसा है। ड्राइवर और कुणाल के मना करने के बावजूद भी रिद्धिमा उस खिजड़ी के पेड़ के पास चली गई। कुणाल दूर से चुपचाप खड़ा रिद्धिमा को देख रहा था। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने कुणाल से कहा, साहब मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, आप मैडम को बुला लीजिए साहब। कुणाल ने रिद्धिमा को आवाज देते हुए कहा, रिद्धिमा, रिद्धिमा वापस चलो, हमें देरी हो रही है यार, शाम ढलने वाली है रिद्धिमा। रिद्धिमा ने कहा, ठीक है कुणाल, चलते हैं। और इतना कहकर रिद्धिमा वापस उस पेड़ से सड़क की तरफ आने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त जोर से आंधी चली, ठीक वैसे ही जैसी रेगिस्तान में चलती थी। अचानक से धूल भरा एक तेज हवा का झोंका रिद्धिमा के सामने से गुजरा। एक पल के लिए रिद्धिमा की आंखों के सामने सिर्फ धूल ही धूल थी। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर एक औरत का चेहरा रिद्धिमा की आंखों के सामने आया। रिद्धिमा ने हैरानी के साथ उससे पूछा, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन रिद्धिमा को कोई जवाब नहीं मिला। कुणाल दूर से खड़ा रिद्धिमा को देख रहा था। धूल की वजह से उसे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कुणाल को लगा जैसे रिद्धिमा किसी से बात कर रही है। आंधी अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। ड्राइवर ने कुणाल को समझाने की कोशिश की, साहब आप मैडम को जल्दी बुलाइए, अगर आंधी अपने पूरे जोर पर आ गई तो हम गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी साहब। कुणाल ने एक बार फिर से रिद्धिमा को आवाज लगाई, इधर आओ, किससे बातें कर रही हो यार तुम? लेकिन ऐसा लग रहा था रिद्धिमा ने कुणाल की बात सुनी ही नहीं। धूल इतनी तेज थी कि कुणाल सिर्फ रिद्धिमा को देख पा रहा था। एक बार फिर से कुणाल ने रिद्धिमा को आवाज दी, रिद्धिमा यार क्या कर रही हो? वहां तूफान आने वाला है, हमें जल्दी निकलना होगा। इस बार रिद्धिमा ने कुणाल की बात सुन ली और वह तेज कदमों से चलकर कुणाल के पास आई। कुणाल ने फिर से पूछा, किससे बात कर रही थी यार तुम? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गांव की कोई औरत थी, इतनी आंधी में यहाँ भटक गई थी। मैंने पूछा उससे कि यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया, लंबा सा घूंघट करके भाग गई। कुणाल ने रिद्धिमा को बड़े प्यार भरे अंदाज में डांटते हुए कहा, क्या रिद्धिमा, ऐसे अनजान लोगों से बात करने की क्या जरूरत है, चलो बैठो गाड़ी में। जैसे रिद्धिमा गाड़ी में बैठने लगी, कुणाल का ध्यान रिद्धिमा के हाथ की तरफ गया और उसने घबराते हुए पूछा, रिद्धिमा तुम्हारे हाथ का वह धागा कहाँ गया जो माँ ने तुम्हें बांधा था, वो रक्षा सूत्र? रिद्धिमा ने भी अपने हाथ की तरफ देखा और फिर परेशान होते हुए कहा, अरे हाँ कुणाल, थोड़ी देर पहले तो मेरे हाथ में ही था, लगता है वहां पेड़ के पास गिर गया होगा, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन कुणाल ने रिद्धिमा को ऐसा करने से मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, वहां बहुत जोर से आंधी चल रही है और ड्राइवर ने मना कर दिया यहाँ रुकने के लिए। तुम चिंता मत करो, गांव में किसी पुजारी से तुम्हारे हाथ पर दूसरा रक्षा सूत्र बनवा दूंगा, आप जल्दी चलो, बैठो गाड़ी में। रिद्धिमा और कुणाल दोनों ही गाड़ी में बैठ गए थे। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और वो लोग सुनसान जगह से गांव की तरफ बढ़ चले थे। रिद्धिमा को इस तरह से छोटे गांव में रहना और वहां के माहौल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रिद्धिमा के लिए यह दुनिया पूरी नई और अनजान थी। उसने ड्राइवर से एक सवाल पूछा, भैया एक